नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मॉक टेस्ट 35 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हर संडे को 3 to 5 PM में स्टडी फॉर गोल ऐप में अवेलेबल होता है। दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं भी किए हैं तो भी आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए जाते हैं मेरे द्वारा, ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम टेस्ट में भी सेट करते हैं और आप लोगों के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ। उसमें भी जो है जैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हैं। इस टेस्ट में हम डिफ़िकल्ट, मीडियम और इजी तीनों टाइप का क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस टेस्ट का सॉल्यूशन को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक टेस्ट देना नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप हर संडे को 3 to 5 PM में पेपर 3 का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हम अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि 4 to the power a इक्वल टू 5, 5 to the power b इक्वल टू 6 और 6 to the power c इक्वल टू 7, 7 to the power d इक्वल टू 8। तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉमन सेंस लगाना है। इसमें क्या करना है, हम लोग इधर से ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, 7 to the power d इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या है कि अब 7 का वैल्यू दिया हुआ है 6 to the power c, तो यहाँ पे 6 to the power c रखते हैं और बाहर d है। ठीक है, इतना इक्वल टू 8 हो गया। अब 6 का वैल्यू दिया हुआ है 5 to the power b, तो 5 to the power b लिखते हैं और ये आपस इसको बाहर कर देते हैं, तो ये cd हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब 5 का वैल्यू दिया हुआ है 4 to the power a, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी डी इक्वल टू 8। तो ये हो गया 4 पे पावर a b c d इक्वल टू 8। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 a b c d और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर दोनों बेस समान है तो उसका पावर भी समान होगा, क्योंकि ये दोनों जो है इक्वल है। तो 2abcd इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 3, सॉरी केवल 3, है ना, 3। तो यहाँ से abcd इक्वल टू 3/2, जो कि कितना हो जाएगा 1.5। तो हमारा 1.5 ऑप्शन में है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ज्योमेट्री से है और अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इस टेस्ट में शामिल किया था। ठीक है, तो केंद्र O वाले एक वृत्त में AB एक जीवा है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जिस तरह से इसमें बोला गया है ना उस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते चलेंगे। है कि केंद्र O वाले एक वृत्त में AB एक जीवा है, इसका जो केंद्र है इसको O मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसमें एक जीवा है, ये जीवा है और जीवा की AB जीवा है। ठीक है, अब आगे बोलता है कि AB को C तक बढ़ाया जाता है और इस तरह से बढ़ाया जाता है कि BC जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो AB को C तक बढ़ाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तक बढ़ाया जाता है, C तक बढ़ाया गया है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन अपने मन से करते हैं। ये त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या होगा, है ना, ये त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या के बराबर हो गया। मान लीजिए कि ये R है तो ये भी R होगा और ये भी R होगा। अब आगे क्या है, आगे बोलता है कि C को O से मिलाया जाता है, तो C के हम लोग O से मिलाएंगे, O से मिलाएं, है ना। और D पर वृत्त से मिलाने के लिए इसे आगे बढ़ाया जाता है, तो D पे वृत्त पे मिलाने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे इसको D नाम दे दिए। अब हम लोग को बोला गया है कि यदि एंगल ACD 32 डिग्री है ना, AC और D ये एंगल जो है वो इसका मान कितना दे के रखा है, ये एंगल का नाम मान दिया है 32 डिग्री।
ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया है कि एंगल ए ओ डी ये एंगल जो है वो कितना होगा, ठीक है। वैसे तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होता है, ये 3 टाइम्स होता है इस एंगल का, लेकिन कैसे होता है इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। कि मान ली जाए कि ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये और ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, है ना। ये और ये दोनों इक्वल साइड है। अब देखते हैं अगर, तो ये जो एंगल हो गया, ये एंगल इस त्रिभुज का जो है एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होगा इसका वैल्यू, है ना। ये एंगल 2 थीटा हो गया, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसलिए ये एंगल जो है वो कितना होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है। अगर हम इस एंगल को देखें, जिसको हम लोग को निकालना है, अगर इस एंगल को देखें तो ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है ना, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है, इसके लिए जो है वो एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा, है ना। तो एक्सटर्नल एंगल काम करेगा, तो ये जो है ये किसके सम के बराबर होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो ये कितना होगा, 3 थीटा होगा, है ना। 3 थीटा होगा, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री। तो 3 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 32, जो कि हो जाएगा 96 डिग्री, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को समझाने में टाइम लगा, नहीं तो आप लोग सेकंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। बस आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए ज्योमेट्री का। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 7 - 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 + 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी करवाया है और अपने थ्योरी क्लास में भी बताया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक तो प्रॉपर्टी है कि संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर, संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7 - 4√3 बटे 7 + 4√3, है ना। तो यहाँ से ये संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना है, मान लीजिए इसको निकालना है, इसको हम लोग के मान देते हैं, तो इधर रूट आ जाएगा 7 - 4√3 और 7 + 4√3। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर देते हैं, है ना। रेशनलाइज कर दिए। अब देखा जाए तो ये हो जाए, ऊपर हो जाएगा 7 - 4√3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, तो हो जाएगा a² - b², 7² - 4√3 का स्क्वायर, है ना। ये रूट के अंदर है। तो अब क्या हो जाएगा, नीचे देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 और 3 48, तो 1 बचेगा, और ऊपर कितना बच जाएगा 7 - 4√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर कट जाएगा, तो 7 - 4√3 ऊपर बच गया, और नीचे कितना 1 बच गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 - 4√3, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम से है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है, और भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ठीक है, ये हम लोग को बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आप भाजक को पूरा भाजक मत लिखिए, इसको डी लिखते हैं। d/r जो लिखा हुआ है रिमाइंडर, ये दिया हुआ है कितना 3/2। अब इधर दिया हुआ है d/q, भागफल मतलब कोसेंट, है ना। कोसेंट दिया हुआ है 7/12। तो यहाँ से अगर हम लोग d निकालेंगे, रिमाइंडर तो दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो d = कितना हो जाएगा 3 × 14/12। यहाँ से ये 7 या 21 आ गया, डिवीज़र यानी कि भाजक, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग q निकालेंगे तो q = क्या हो जाएगा 12 × 21, डिवीज़र के जगह पे हम लोग 21 रख दिए, ठीक है, बटे 7, तो ये 7 × 21, तो ये कितना हो गया 36। अब हम लोग जानते हैं कि ये डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड मतलब भाजक, हाँ, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है
डिवीज़र इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डिवीज़र कितना है 21, कॉसेंट कितना है 36 और रिमाइंडर कितना दिया हुआ है 14। अब क्वेश्चन में बोला गया है, ये तो हम लोग को डिविडेंड नहीं निकालने बोला गया है, डिविडेंड को अगर हम लोग 9 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखो अगर हम लोग इसको 9 से भाग देते हैं तो ये तो 9 का मल्टीपल है, ये तो कट जाएगा। और अगर हम लोग 14 में भाग देंगे, दोनों में अलग अलग भाग देंगे, तो 14 में अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, वो शेषफल कितना आएगा 5, यानी कि हमारा जो शेषफल है रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको दिमाग को कूल रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को अगर √10, √11, √7 और √4 तो सबको ही जानता है, अगर आप ये सब का वैल्यू जानते हैं ना तो आप आसानी से सॉल्व कर दे सकते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो, मान लीजिए कि √10 है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो आप में से बहुत किसी को पता होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 9 + 1। ठीक है, मतलब कि ये नियरेस्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसके सम के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसका तो स्क्वायर रूट हम लोग लिख देते हैं 3। और ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं 2 × 3। ठीक है, मतलब कि जो जिसका स्क्वायर रूट निकालना हम लोग को 1/, अब 2 गुना इसका स्क्वायर रूट, है ना, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये 3 + 1/6, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 3.16, है ना। तो इस तरह से सबका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग तीनों को कंपेयर करें, मान लीजिए कि √10 + √4, तो ये कितना हो जाएगा 3.16 + 2, यानी कि 5.16। इस तरह से √11 + √3, इसका अगर हम लोग वैल्यू देखें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √11 आ जाएगा 3.33 + 1.73, तो ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्स वैल्यू इसका आएगा 5.06। इस तरह से अगर √7 + √7, तो √7 का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो वो आता है 5.30, है ना। अप्रोक्स वैल्यू हम बता रहे हैं 5.34 आएगा, 5.34 नहीं, इसका वैल्यू जो है, ये दोनों को सम हम 5.30 बोल रहे हैं। अगर अलग अलग वैल्यू बताएं तो ये 2.65 और ये 2.65, तो ये कितना आएगा अप्रॉक्स में 5.30। तो अब बताओ कि ये सब तीनों में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि √11 + √3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM 120 है और उसका महत्तम समापवर्तक HCF 10 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, हम लोग मानते हैं कि जो संख्याएं जो है वो क्या है, उसको हम लोग मानते हैं कि वो है 10x, एक संख्या 10x है, दूसरी संख्या 10y है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 120 × 10। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से ये 2 0 को उड़ा दिए, तो x × y = 12। अब कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिसका जो गुणनफल है वो 12 आए। तो उसके लिए हम लोग ऐसा नंबर चूज़ करते हैं ना जो को प्राइम हो, और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या कौन कौन सी हो सकती है, 1 और 12। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है। अब 2 और 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 और 6 को नहीं ले सकते क्योंकि आपस में ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 और 4, तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्योंकि ये को प्राइम है। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं कितने पेयर हो सकते हैं, ये 2 पेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारे का क्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 और 12 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। तो नंबर हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 120, है ना। और अगर इसको लेते हैं तो 30 और 40, तो दोनों का सम हम लोग को देखना है। तो सम अगर इसमें हम लोग करते हैं तो 130 आ जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, और इसको सम करते हैं तो 70 है जो हमारे ऑप्शन में है, तो ये 70 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक थैली में ₹1, 50 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य ₹200 है
तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या है। तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो 1 रुपये का सिक्कों की संख्या जो है वो x है, अनुपात क्योंकि दिया हुआ है x है, और 1 रुपये के सिक्के का कीमत है ये 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो अब क्या करते हैं, इसको 4x मानते हैं और इसको भी 4x मानते हैं, है ना। तो इसका मूल्य कितना होगा, 1 रुपये का एक सिक्के का मूल्य 1 होगा, अब 50 पैसे का एक सिक्के का मूल्य आधा रुपया आने की 1/2 होगा, और 25 पैसे का एक सिक्के का मूल्य 1/4 रुपीज़ होगा, है ना। अब ये तीनों को सम करने के बाद टोटल अमाउंट मेरे पास कितना है, टोटल रुपया कितना है उस थैले में, 200 रुपया है, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो x + 2x + x = 200। यहाँ से अगर हम लोग 4x का वैल्यू पता करें तो ये कितना आ जाएगा 50, है ना। 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। तो हम लोग को नहीं 4x का वैल्यू आ गया 200, है ना। 4x का वैल्यू आ गया 200, x का वैल्यू अगर 50 आएगा, है ना। तो यहाँ से 4x का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। तो 200 आ गया तो हम लोग को पूछा गया है क्या, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हम लोग 4x माने थे ना, तो ये 4x = 200 यानी कि 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि थीटा + फाई = 2/3 पाई, तो कॉस तथा कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो साइन फाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, वो थीटा = 30 डिग्री पे, है ना, ठीक है। अब यहाँ अलग से ये दिया हुआ है कि थीटा + फाई = 2/3 पाई। 2/3 पाई रेडियन में है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 120 डिग्री। आप लोग को पता होगा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और फाई और ये 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ से फाई = 90 डिग्री। हम लोग को साइन फाई निकालना है, तो साइन फाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, है ना, रिकरिंग डेसिमल से ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस इंक्लूड करते हैं वो सब मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 0.687 पे बार है ना। तो इसका अगर हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसका तरीका क्या होता है 687, है ना। ये पूरी संख्या को लिख देते हैं और जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग घटाते हैं, 68 को घटाएंगे। अब क्या करते हैं कि जिस पे बार है उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 00, ठीक है। जिस पे बार नहीं है उसके लिए 00 रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 619/900, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को किसी भिन्न का 7/8 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न को 7/8 से भाग दे दिया, ठीक है। 7/8 बताने को गया उसका, लेकिन 7/8 से भाग दे दिया। तो सही उत्तर जो आया वो 15/77 अधिक है। तो बताओ कि वो भिन्न जो है ओरिजिनल भिन्न वो क्या है, ठीक है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले उसको क्या करने बोला कि 7/8 से उसको गुना करने बोला, है ना। लेकिन वो क्या किया कि वो 7/8 से भाग दे दिया, मतलब कि 8, ये भी बोल सकते हैं कि अगर 7/8 से भाग दिया मतलब 8/7 से वो गुना कर दिया, ठीक है ना। तो उसको क्या किया, वो 8/7 से गुना कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो संख्या लेते हैं ना, वो ऐसे संख्या लेते हैं जो 7 और 8 दोनों से कट जाए। तो 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 8 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 56, है ना। ये हमारा ओरिजिनल आएगा और ये जो हमारा मिस्टेक से आएगा ये रॉन्ग वाला आएगा, है ना, ठीक है। ये ओरिजिनल आएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखें तो ये 8 से 7 बार में चला गया, तो यहाँ कितना नंबर आ रहा है, ये आ रहा है 49, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे 56 है ना, 7 से 8, तो ये कितना आया 64। ये दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना का आया 15 का डिफरेंस आया। और 15 का ही वैल्यू क्वेश्चंस में दे के रखा है,
15/77, है ना। ओरिजिनल से कितना अधिक आया? 15 अधिक आया। तो 15 अधिक आया मतलब वो क्वेश्चन में कितना अधिक आ रहा है? 15/77। तो 15/77 है कि नहीं? 15/77। तो 15 का वैल्यू आया 15/77, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/77। तो हम लोग को क्या निकालने बोला गया है? ओरिजिनल। ओरिजिनल हम लोग कितना माने थे? 56। तो 56 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56 गुने 1/77, है ना। तो ये 7 से 8 बार में, ये 7 से 11 बार में। आंसर कितना आ जाएगा? 8/11। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाएं आप लोगों को। आशा करते हैं कि आप सबों को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, यदि 22 पर पावर 45 प्लस 28 पे पावर 45 को 25 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाले शेषफल क्या होंगे? तो एक इसके लिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। आप में से बहुत किसी को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। अगर a⁴n प्लस b⁴n कोई भी संख्या है और जहाँ पे n जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर होता है a प्लस b, है ना। a प्लस b से ये भाग जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। यहाँ पे क्या पावर जो है ऑड नंबर है, तो 22 प्लस 28 50 से इसमें भाग जाएगा। ठीक है, अगर ये 50 से भाग जा रहा है तो 50 के जितने भी फैक्टर होंगे सबसे भाग जाएगा। तो 50 से भाग देने पे, है ना, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि 25 से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा। तो 25 से भाग अगर देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना। अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, एक पुलिस वाला, है ना, पुलवा वाला नहीं है, ये पुलिस वाला है। ठीक है, एक पुलिस वाला एक चोर का पीछा करता है जो 100 मीटर आगे है। ठीक है, यदि पुलिस वाला 1 किलोमीटर 8 मिनट में दौड़ता है और चोर जो है 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है। ठीक है, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें जब वह पकड़ा गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। ठीक है, और ये 100 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका ना टाइम का रेशियो देखते हैं। टाइम का रेशियो कितना है? पुलिस वाला जो है और ये चोर है, तो पुलिस 8 मिनट में दौड़ता है 1 किलोमीटर और चोर जो है वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 4:5 टाइम का रेशियो। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो जो होगा जस्ट रिवर्स होता है, तो वो हो जाएगा 5/4, है ना, 5:4। ये हो गया स्पीड का रेशियो। क्योंकि ये जो पुलिस और चोर जो पुलिस जो चोर का पीछा कर रहा है, वो पुलिस जो है चोर को कहीं इधर पकड़ लेगा और इधर जब पकड़ेगा तो जो टाइम है वो सेम हो जाएगा। ठीक है ना, है ना, टाइम सेम हो जाएगा। तो जो स्पीड का रेशियो है वही हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो, है ना। तो ये 5/4। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस जो है, पुलिस जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? पुलिस डिस्टेंस किया 5 यूनिट और चोर जो है वो 4 यूनिट, है ना, 4 यूनिट। तो जब डिफरेंस 1 है, 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400, है ना। तो पुलिस जो है चोर जो है 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 4 का वैल्यू कितना? 400, यानी कि चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना दूरी तय किया था? 400। अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी एक काम को उसी काम को जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए और सी जो है उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। तो ए बी सी अगर तीनों एक साथ काम करेगा तो वो कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो इसके लिए फॉर्मूला आता है। मान लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं हम कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर सकता है और बी प्लस सी किसी काम को y दिन में कर सकता है ना, और सी प्लस ए जो है किसी काम को z डेज में कर सकता है, तो वो तीनों मिलकर कितना में कर सकता है? वो कर सकता है a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक साथ काम करें तो 2xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस में जो दिया गया है वो xyz ये कितना दिया गया है? 18 गुना 24 गुना 36 बटे 18 गुना 24 प्लस 24 गुना 36 प्लस 18 गुना 36 ये दिया हुआ है।
है ना। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका, नीचे से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लें। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है आप लोग को, है ना। तो इसलिए यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है 18 गुना 12। तो कॉमन लेने पे इससे कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 2, इसमें बच जाएगा 4 और इसमें बच जाएगा 3, है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, इसके जगह पे 9 लिख दो, ठीक है। अब 18 से 18 चल गया, 12 से ये 2 बार में चला गया और ये 9 से ये 4 बार में चला गया। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 डेज में जो है वो तीनों मिलके काम को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं ABCDE का औसत जो है वो 66 है। तो B और E का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। देखो, जब भी ऑड नंबर में क्रमागत संख्याएं दी गई हो ना, तो औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है ना। औसत जो होती है वो हमेशा, ठीक है। तो बीच वाली संख्या है, टोटल 5 संख्याएं हैं, तो इसके 2 आगे और 2 पीछे, है ना। अगर ये 66 है तो इसके जस्ट आगे वाला 67, इसके जस्ट आगे वाला 68 और इसके जस्ट पहले वाला 65 और इसके जस्ट पीछे वाला 64, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D और ये E। हम लोग से पूछा क्या है B और E का, है ना, गुणनफल। तो 68 गुना 65, तो निकाल देते हैं। 8 पचे 40 का 0, 6 पचे 30 और 8 छः 48, 78, 78 और 4 82, 2 6 छः 36, 36 और 8 44, यानी कि 44, 20 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट जरूर करें कि किन से ये क्वेश्चंस बन गया था, ठीक है। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को 19/12 दाम पे बेचा जाता है, ठीक है। पहले क्या है कि पहले 7/6 दाम में बेचा गया था, ठीक है, और तब उसको कितना, 37% की हानि। तो 19/12 की कीमत में जब उसको बेचा जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य के 19/12, है ना। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हम लोग सेलिंग प्राइस SP जो मानते हैं ना, वो क्या करते हैं, मानते हैं 7/8 कीमत पे, 7/8 है, हाँ 7/8। तो यहाँ जो हम लोग SP मानते हैं ना, वो 8 और 12 का LCM मानते हैं। तो LCM कितना होगा 8 और 12 का, 24 होगा। मान लीजिए कि SP जो है 24 है, ठीक है, अभी मान रहे हैं SP में 24। तो सबसे पहले SP का 7/8 भाग में बेचा जाता है। तो ये 24 कितने में बेचा जाता है, 8 तिहाई 24, 21 में बेचा जाता है, ठीक है। और जब उसको 19/12 में बेचा जाएगा तो कितना में बेचा जाएगा, 12 दूनी 24, 38 में। अब क्वेश्चन में बोलता है कि जब उसको 7/8 की कीमत, मतलब विक्रय मूल्य के 7/8 की कीमत में बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। तो बेचा कितना में जाता है, बेचा कितना में जाता है, अगर 37% का हानि हो रहा है तो 63% में बेचा जाता है। तो 21 का ही वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 63%, है ना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3%। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें तो 38 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 38 × 3 यानी कि 114%। 114% मतलब क्या, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर वस्तु को 100 का वस्तु 114 में बेच रहे हैं तो 14% का लाभ हुआ। तो ये 14% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन को करते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो 9:13 है और उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 6 है। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी LCM निकालना हो और अनुपात और HCF दिया हुआ, मान लीजिए HCF H दिया हुआ है, अनुपात X/Y है, तो ये LCM जो होता है वो HXY हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से LCM अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 13 × 6। तो ये कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54 गुना 13, तो 13 छक्का 52 के 2, 13 पचे 65 और 5 70, ये 702 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का, है ना, गोल का नहीं, गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे
गोले बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? मान ली जाए कि बड़े वाले जो त्रिज्या है पाई आर क्यूब, उसका आयतन होता है, ये छोटे छोटे n टाइम्स n गोले बनाए जाते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और n का जो वैल्यू आएगा वो आर क्यूब बाय आर स्मॉल आर क्यूब, है ना। तो ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 का क्यूब और छोटा का वैल्यू दिया हुआ है 2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 64/8, जो कि हो जाएगा 8, यानी कि 8 गोले बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ना, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है। ये पहले फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं। ये x, y है, ये 3:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो x, 0 और ये y, 0, y है ना। यानी कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है -4, 1 ये दिया हुआ है। हम लोग को पता है जब इंटरनल डिवीज़न होता है तो ये x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है mx2 + nx1 / m + n। इसी तरह से y का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हम बता रहे हैं ना, my2 + ny1 / m + n। ये हो गया फॉर्मूला, है ना। अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग को x निकालना, x के जगह कितना दिया हुआ है -4, तो -4 = mx2 का वैल्यू कितना है 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा। और nx1 कितना है, x है, तो ये x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 3 और +2, है ना। यहाँ 2 होगा क्योंकि m के जगह पे कितना है, m होता है ये होता है m, ये होता है n, है ना। तो ये इतना हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x = आ जाएगा -20, x = कितना आ जाएगा -10। इसी तरह से अगर हम लोग y निकालें तो y का वैल्यू कितना दे के रखा है 1 दिया हुआ है ना। तो अगर y निकाल रहे हैं तो y2 कितना है, y है, तो ये 3y हो गया, 3y। और y1 कितना है 0 है और ये 5 हो गया। तो यहाँ से ये 5, तो y = कितना हो जाएगा 5/3, है ना। तो x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये कितना आया -10 और 5/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है माना XYZ एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। यदि उसका आयतन जो है वो 400 घन सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 340 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x पे पावर -1, y पे पावर -1 और z पे पावर -1 किसके बराबर होगा, है ना। तो अगर हम लोग को उसका आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है घनाभ का, वो होता है XYZ, है ना। और वही कितना दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो क्या होता है 2xy + yz + zx। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम x पे पावर -1 + y पे पावर -1 + z पे पावर -1, अगर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 1/x + 1/y + 1/z, है ना। नीचे एलसीएम लेते हैं तो XYZ आ जाएगा और ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा XY + YZ + ZX, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखो XYZ का वैल्यू दिया हुआ है 400 और 2 टाइम्स XY YZ और ZX का वैल्यू 340 दिया हुआ है। तो XY YZ और ZX का वैल्यू कितना हो जाएगा 340 का आधा 170, है ना, 170 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दे के रखा है 400, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 70/40, 70/40, सॉरी 17/40, है ना, 17/40। अगला क्वेश्चन है, जब 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है
तब इसकी क्या संभावना है कि दोनों पासाओं में आए अंकों का योग जो है 11 है। हम लोग जानते हैं कि जब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं, या फिर सैम्पल स्पेस जो है NS इक्वल टू कितना होता है, मतलब कि 36 चीज़ आ सकती है ना। अब हम लोग फेवरेबल इवेंट्स का बात करें तो क्या मतलब योग 11 कब आएगा, जब एक में 5 और दूसरे में 6, या फिर दूसरे में 6 और पहले में 5 या आए, मतलब कि ये 2 आएगा, है ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/36, है ना, यानी कि 1/18। ये बहुत आसान क्वेश्चन हम डाले थे। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। और अगर कोई डाउट है तो आप टीम S4G को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो तक के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो जल्द आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।